कंपोनेंट्स ऑफ अ प्लॉट, प्लॉट के कंपोनेंट्स क्या हैं? तो कंपोनेंट्स जो प्लॉट के हैं वो हैं प्रेमाइस, मेन प्लॉट, सब प्लॉट, मिड प्लॉट पॉइंट, साइड प्लॉट, फ्लैशबैक, इंसाइटिंग इंसिडेंट, कॉन्फ्लिक्ट। ये सारे शब्द जो हैं ये कहीं ना कहीं दोबारा दोबारा कहीं आगे रिपीट होंगे, जो कि बहुत सारे थ्योरीज हैं, थ्योरीज में सेम सेम शब्द यूज होते हैं। तो मैं आपको एक एक करके इनको समझाऊंगा कि इनके क्या मतलब है। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं कहाँ कहाँ इसको इस्तेमाल करना है। प्रेमाइस ये भी एक ऐसा शब्द है जो आप अगर बॉलीवुड में काम करते हो या इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हो तो बहुत ज़्यादा सुनने को नहीं मिलेगा। बट एनीवेज, लेट्स फर्स्ट रीड एंड देन विल डिस्कस अबाउट इट। The premise of a text, such as a book, film, or screenplay, is the initial state of affairs that drives the plot. Most premises can be expressed very simply, and many films can be identified simply from a short sentence describing the premise. Premises are usually established in first scene. The premise and the plot of a book are two different things. The premise is the concept of the screenplay. The plot, on the other hand, is what happens in the screenplay, all the events that make up the story. The premise should be stated as one foundational idea that will be used as a seed to grow our story, while logline is the entire summary of our story with core idea at its center. तो premise होता क्या है बेसिकली? अब आप इसको ये सब पढ़ लिया आपने, अब मैं आपको सिंपल शब्दों में premise समझाता हूँ और प्लॉट और लॉगलाइन के बीच में डिफरेंस समझाता हूँ, क्योंकि प्रेमाइस और लॉगलाइन में आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो बेसिकली प्लॉटिंग तो ये हो गया कि पूरी फिल्म का प्लॉटिंग कर लोगे, कहाँ कहाँ क्या क्या सीन मुझे एक करके पुट करने हैं, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स डालने हैं, ठीक है। उसको कितनी ब्यूटीफुली आप करते हो और कैसे उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करते हो वो आपका स्ट्रक्चर हो जाता है, ठीक है। अब जब लॉग लाइन लिखते हो तो आप उसमें पूरी फिल्म का बारे में बताते हो और एक बीच में एक सेंट्रल थीम डालते हो। पर प्रेमाइस क्या है फिल्म का? प्रेमाइस फिल्म के 10 से 15 मिनट में आपको स्टैब्लिश करना होता है कि फिल्म का बेसिकली मूड क्या है, फिल्म कहना क्या चाहती है। अगर आप गंगा जल देखोगे तो पहले 15 मिनट में ही पता चल जाता है कि फिल्म किस बारे में होने वाली है। अजय देवगन गांव पहुंचता है, गांव में जाके देखता है कि पुलिस वाले ऐसे बिहेव कर रहे हैं, बाकी लोग ऐसे बिहेव कर रहे हैं, सब लोग करप्ट हैं। हमें पता चल जाता है कि ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर एक करप्ट एरिया में पहुंच चुका है। तो फिल्म इसी बारे में होने वाली है, गुड वर्सेस इविल। हैरी पॉटर में एक लड़के को लोग उसके फैमिली वाले परेशान कर रहे हैं, जो उसके सौतेले माँ बाप हैं, और सडनली उसके पास एक आउल आता है, उसको बोला जाता है, वो वहाँ पे जादू वादू देखते हैं और पता चलता है कि उसको हॉगवर्ट्स जाना है। तो वहाँ पे आपका प्रेमाइज एस्टैब्लिश हो जाता है कि दिस फिल्म इज अबाउट अ बॉय हु इज गोइंग टू अ मैजिकल स्कूल एंड ही हैज सम सुपर पावर्स, ठीक है। तो ये आपका प्रेमाइज हो जाता है कि शुरुआत में ही आपने एस्टैब्लिश कर दिया कि फिल्म आगे क्या होने वाली है। तो अगर आप शुरुआत में प्रेमाइस में दिखा देते हो एक हॉस्पिटल में लोग कैसे काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये ऑडियंस समझेगी कि फिल्म हॉस्पिटल के बारे में। आगे जाके आप चेंज कर सकते हो, पर चेंज करना नहीं चाहिए, क्योंकि जब आदमी चेंज करता है तो फिर कंफ्यूजन होता है। अब अगर आप मुन्ना भाई एमबीबीएस देखोगे तो मुन्ना भाई एमबीबीएस में शुरुआत में ही दिखा देते हैं कि वो आदमी गुंडा है, पहली चीज़ इस्टेब्लिश हुई। दूसरी चीज़ इस्टेब्लिश हुई कि वो अपने आप को डॉक्टर बना के पेश करता है अपने माँ बाप के सामने। तो ये फिल्म इस बारे में, ये बेसिकली प्रेमाइस है। प्रेमाइस ये है कि वो आदमी डॉक्टर नहीं है, अपने माँ बाप से झूठ बोलता है कि मैं डॉक्टर हूँ, पर अब अपने माँ बाप को दिखाने के लिए एक ईगो के बेसिस पे उसको अब डॉक्टर बनने के लिए एक जद्दोजहद शुरू करनी है। तो ये बेसिकली फिल्म का प्रेमाइस है कि आगे ये होने वाला है। आपके पहले 15 मिनट में आप ये बता देते हो कि आगे ऐसा होने वाला है। तो फिल्म का बेसिक प्रेमाइस सिर्फ इतना ही है कि फर्स्ट सीन से लेके पहले 10 सीन में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, उससे फिल्म में आगे जाके क्या होने वाला है वो आपका प्रेमाइस होता है। शुरुआत में जो दिखा रहे हो, क्योंकि अगेन कॉज एंड इफेक्ट यहाँ पे निकल के आता है, जो जो आप शुरुआत में दिखा रहे हो उसी से रिलेटेड ही फिल्म होने वाली है। अगर आप आगे जाके फिल्म चेंज कर दोगे तो फिल्म अलग हो जाएगी। ऐसा कई फिल्मों में होता है। मुझे याद है जैसे दिल पे मत ले यार जैसी फिल्म आई थी, जिसमें शुरुआत में कॉमेडी थी और लोग सोचे था मैं कॉमेडी फिल्म देखना है, और सडनली फिल्म सीरियस हो जाती है। ऐसे ही एक फिल्म है क्वेंटिन टैरेंटिनो की, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उस पिक्चर का, मैं डाल दूंगा फोटो में, जिसमें जॉर्ज क्लूनी भी है। फर्स्ट हाफ फिल्म एक रोड ट्रिप है और सेकंड हाफ फिल्म में जॉम्बीज आ जाते हैं अपने आप से। एंड दैट इज वाई दोज फिल्म्स डोंट वर्क, बिकॉज आप प्रमाइस कुछ स्टैब्लिश करते हो, ऑडियंस कुछ मूड बना के बैठती है, जो कि ऑडियंस जब पिक्चर देखने बैठती है तो कुछ मूड बना के बैठती है। आप सडनली वो चीज़ चेंज कर देते हो, तो प्रमाइस से अगर आप हिल जाओगे तो लोगों को पिक्चर समझ में नहीं आएगी। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट फिल्म, when you make a film or write a novel or anything like that, you have to understand what is the premise of your film, what is the overall structure of the film, कि फिल्म कहना क्या चाहती है। और फिर आप उससे इधर उधर मत हो, कितना भी लालच है, कितनी भी ग्रीड हो कि नहीं मैं ये भी डाल लेता हूँ वो भी डाल लेता हूँ, नहीं, you have to remove the redundant things from it. Premise versus plot. The premise and the plot are two different things. The premise is the concept of the screenplay. The plot on the other hand is what happens in the screenplay, all the events that make up the story. तो plot तो आपको समझ में आ चुका है, जितने events होते हैं वो आपका plot होता है। पर बेसिकली वो प्लॉट में हो क्या रहा है, कॉन्सेप्ट क्या है, वो आपका प्रेमाइस होता है कि एक आदमी आईएएस अफसर बनना चाहता है, उसकी जद्दोजहद है,
वो आपका प्रेमाइस हो गया। अब इसमें आप लॉग लाइन कहोगे क्या है? लॉग लाइन ये है कि जैसे अगर विक्रांत मैसी वाली इस फिल्म जो है 12th फेल की बात करें, तो उसका प्लॉट ये हो गया, जितने भी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हो रहे हैं उसकी लाइफ में, वो आपका प्लॉट हो गया। अब उनको किस तरह डिवाइड किया है, पुलिस वाले सीन को और ट्रेन वाले सीन को, आईएएस वाले सीन को, उसके फाइट वाले सीन को, वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपका स्ट्रक्चर का हिस्सा हो गया। प्रेमाइस ये हो गया कि एक लड़का है जो आईएएस अफसर बनना चाहता है और उसके लिए वो स्ट्रगल कर रहा है। लॉन्ग लाइन ये हो गई कि एक लड़का स्ट्रगल कर रहा है पर उसकी लाइफ में चेंज आते हैं जब वो एक लड़की से प्यार कर लेता है। क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे ये आ रहा है, सेंट्रल थीम ये है कि लड़की के प्यार के चक्कर में वो आईएएस की तैयारी को और ज़्यादा सीरियसली लेना शुरू कर देता है। तो अब मुझे याद नहीं स्टोरी क्या है, शायद ऐसी ही कुछ होगी। बहुत टाइम हो गया मेरे को देखे हुए, और बहुत ध्यान से देखी भी नहीं थी मैंने उस टाइम पे। बट सपोज कि ऐसी स्टोरी है, स्टोरी पे नहीं जाते हैं अभी, टेक्निकल उस फैक्ट्स पे नहीं जाते हैं, इस पे जाते हैं कि बेसिकली कहना क्या चाह रहा है। तो जो बेसिक सेंट्रल पॉइंट है जिससे वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, उसको हम लॉग लाइन में डालेंगे, क्योंकि दैट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग। प्रेमाइज आपको प्रोड्यूसर को नहीं बताना है। आप समझो, प्रेमाइज तो बेसिकली आपके अपने जानने के लिए, ऑडियंस के जानने के लिए, जो उनको देख के एंटरटेन हो रही है। लॉग लाइन इज अ बिजनेस थिंग, इज अ पिच. That's why you have to make it more interesting. The premise does not has to be interesting. Premise just tells the story, the basic concept that is in the plot. But logline is basically something that is the most interesting thing of your film that you are going to tell to the producer so that he can invest in your project. ये difference है. Main plot. The plot of your screenplay is the sequence of events that acts as the backbone of your story and is driven forward by your protagonist's motivation and actions. So the main plot is that event which brings changes in the life of the protagonist or brings major changes in the story. तो इसमें तो मेरे ख्याल से सेल्फ एविडेंट है, आप समझ सकते हो कि मेन प्लॉट क्या है। अगर मैं रन पिक्चर का एग्जांपल देता हूँ, तो रन पिक्चर में अभिषेक बच्चन का जो प्लॉट था वो मेन प्लॉट था। विजय राज का जो प्लॉट था वो मेन प्लॉट नहीं था, क्योंकि वो प्रोटैगनिस्ट को आगे लेके नहीं जा रहा है। फिल्म विजय राज की वजह से आगे नहीं बढ़ रही थी, वो सिर्फ एक कॉमेडिक टाइमिंग, एक कॉमेडिक रिलीफ दे रहा था। स्टोरी आगे बढ़ रही थी बिकॉज ऑफ अभिषेक बच्चन एक्शंस, क्योंकि उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है, जिस लड़की से प्यार होता है उसका भाई गुंडा होता है, लड़ाइयाँ शुरू होती हैं, तो उसके जो एक्शंस थे वो फिल्म को आगे लेके जा रहे थे। तो उसका जो प्लॉट है, उसका जो सेंट्रल थीम है, वो आपका मेन प्लॉट होता है। तो जो पूरी स्टोरी में जो मेन इवेंट्स हो रहे हैं, जिस आदमी की वजह से मेन इवेंट्स हो रहे हैं, वो आपका मेन प्लॉट होता है। आई थिंक इसमें कुछ समझाने लायक है नहीं मेन प्लॉट में, तो लेट्स मूव ऑन। सब प्लॉट, आई थिंक ये भी आपको पता ही होगा। सब प्लॉट इज बेसिकली एवरीथिंग एल्स गोइंग ऑन विद योर प्रोटैगनिस्ट दैट यू आर नॉट इंक्लूडिंग in the main storyline. All your other main characters are not unlike your protagonist. Each has their own main storyline, goal, motivation, actions, events, obstacles, crisis, and resolution. Most stories have at least 2 to 3 subplots and can have more, but you don't want them to take away from the main storyline, only add it. अब जैसे कि आप गैंग्स ऑफ वसेपुर देखो, गैंग्स ऑफ वसेपुर में आप एक चीज़ नोट करोगे कि बहुत सारे कैरेक्टर्स थे, पर पहली वाली गैंग्स ऑफ वसेपुर में जो मेन कैरेक्टर था वो सरदार खान का ही था, और दूसरी वाले में नवाजुद्दीन सिद्दीकी का कैरेक्टर था, फैजल का कैरेक्टर था। पर उसके अलावा भी बहुत सारे कैरेक्टर्स थे जिनकी अपनी ज़िंदगी थी, जो अपने हिसाब से चलते थे, परपेंडिकुलर की अपनी लाइफ थी, उसको भी दिखाया उन्होंने। तो वो दैट इज़ सब प्लॉट। पर जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी की ज़िंदगी में चल रहा था वो मेन प्लॉट था, उसकी वजह से ही फिल्म आगे बढ़ रही थी। बाकी सारी चीज़ें उसको हेल्प कर रही थी उस प्लॉट को आगे बढ़ने में, या आपको कॉमेडिक रिलीफ दे रही थी, या आपको थोड़ी टाइम के लिए डेविएट कर रही थी, पर अल्टीमेटली कनेक्ट सारी एक ही जगह पे हो रही थी। इसमें साइनफील्ड एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, अगर आप उसको देखोगे सब प्लॉट का, कि उसमें सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट हो जाती हैं। मेन स्टोरी साइनफील्ड की रहती है, पर साइनफील्ड की स्टोरी से हर किसी की स्टोरी कनेक्ट हो जाती है। तो सब प्लॉट इज एनी प्लॉट विच इज़ नॉट द पार्ट ऑफ मेन कैरेक्टर्स प्लॉट, दैट इज कॉल्ड सब प्लॉट, बट इट इज समहाउ हैज टू कनेक्ट विद द मेन कैरेक्टर, अदरवाइज वो डिसजॉइंटेड स्टोरी हो जाएगी, डिसजॉइंटेड प्लॉट हो जाएगा, जिसका फिल्म से कोई मतलब ही नहीं है। तो जैसा मैंने रन के बारे में पहले बताया भी था कि अगर अभिषेक बच्चन का दोस्त विजय राज नहीं होता तो भी फिल्म में कोई फर्क ऐसा नहीं पड़ना चाहिए था, पर वो अलग सीन हो जाता है, ऐसा लगता है हम दो फिल्में एक साथ देख रहे हैं। दैट इज वाई विजय राज को अभिषेक बच्चन का दोस्त दिखा दिया, जहाँ पे वो मिलते भी नहीं है कभी, एक दो जगह दूर से एक दूसरे को हाय हेलो कर देते हैं, बस उससे तक कभी मिलते भी नहीं है। पर ये दिखाया कि वो उसका दोस्त है, क्योंकि अगर नहीं दिखाते तो ऐसा लगता है दो पिक्चरें देख रहे हैं। सो यू हैव टू कनेक्ट एवरी सब प्लॉट विद द मेन प्लॉट समहाउ, so that it doesn't get disjointed. Mid plot point. The midpoint is a major plot point that occurs right around, you guessed it, the middle of the screenplay. A plot point's function is to move the protagonist closer to or further from his or her goal. So a midpoint does that. That usually is more pronounced way than smaller plot points and milestones. Mid plot point अब बहुत सारी फिल्मों में नहीं होता है। पुरानी फिल्मों में जो 3-3 घंटे की एपिक फिल्में होती थी, लॉरेंस ऑफ अरेबिया देख लो, या फिर आप डेविड लीन की फिल्में देख लो, उसमें मिड प्लॉट पॉइंट बहुत होते थे, क्योंकि उसमें कैरेक्टर आगे बढ़ता था, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलता था, और उसके बाद वो किसी और जगह बिजी हो जाता था, और वापस उसको आधे रास्ते जाके याद आता था कि मेरा गोल तो कुछ और है। तो यहाँ पे आपका एक जो एक प्लॉट पॉइंट होता है, तो प्लॉट पॉइंट डिवाइड हो जाता है।
मेन प्लॉट पॉइंट सेम रहता है, पर मिडिल में एक ऐसा छोटा सा उसको गोल मिलता है जो उसे अचीव करना होता है। ये मैं आपको एक बहुत ही माइल्ड लैंग्वेज में बता रहा हूँ। एक छोटा सा एक और गोल मिलता है उसको, जिसको उसे अचीव करना होता है फिल्म के बीच में, ताकि वो अपने मेन गोल तक पहुंच सके। ताकि वो गोल जो उसे बीच में मिलेगा, वो उसे रिमाइंड कराएगा कि उसे अपने मेन गोल तक कैसे जाना है। तो वो आपका मिड प्लॉट पॉइंट होता है। अभी आपको वो देखते हुए, मिड प्लॉट पॉइंट देखते हुए आपको ये समझ में नहीं आएगा कि इसका फिल्म से क्या मतलब है, क्योंकि आप तो फिल्म देख रहे हो, भाई आपको एंड तो पता नहीं, वैसे भी तो आपको लगेगा शायद यही गोल होगा, पर वो गोल नहीं है। अब जैसे कि कई साउथ इंडियन पिक्चरें हैं, उसमें अक्सर आप देखोगे कि हीरो का फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ कहीं और होता है। फर्स्ट हाफ शहर में होता है जहाँ वो कॉलेज वॉलेज में पढ़ाता है, गुंडागर्दी करता है, स्टूडेंट होता है। सेकंड हाफ जो होता है गांव में होता है। तो जो फर्स्ट हाफ होता है उसमें जिस लड़की के पीछे वो पड़ा है, उसके भाई गुंडे निकलते हैं, उन गुंडों को चेस करता है, मारता वारता है, सारी पिक्चर खत्म होती है एक तरह से। वहां पे गुंडों को मार देता है वो, मतलब मारता मतलब पीट देता है उनको, और उसकी वजह से उसकी लाइफ में रिpercussions होते हैं। तो ये मिड प्लॉट पॉइंट हो गया। तो अभी मेन गोल नहीं आया है, अभी तो उसका मकसद ये था कि लड़की को बचाने के चक्कर में इन गुंडों को मारना है। अब वो गुंडे उसकी बहन को उठा के ले जाते हैं गाँव। अब सेकंड हाफ पिक्चर का पूरा गाँव में होता है, जहाँ उसको एक ऐसा जमींदार मिलता है जो उसने पूरे गाँव के लोगों को टेरिफाई करके रखा हुआ है। तो अब वो उन गुंडों से, उस मेन जमींदार से उन गांव के लोगों को छुड़ाता है। दैट इज द मेन प्लॉट पॉइंट, दैट दिस गाय बिकम सेवियर ऑफ अ एंटायर विलेज। बट इनिशियली वो सिर्फ लड़की को बचाने के लिए आगे बढ़ा था, और आगे बढ़ के उसने उन गुंडों को मारा था। तो दैट इज योर मिड प्लॉट पॉइंट। मेन प्लॉट पॉइंट आगे जाके आपको पता चलता है। सो सिंपल लैंग्वेज में यही है। साइड प्लॉट, side plot is a plot that may have nothing to do with the main plot, and it can go on and conclude in the side. The usage is side plot if often to divert the audience from the main plot to provide them some respite. Again, रन का एग्जाम्पल दूंगा, बेस्ट एग्जाम्पल है साइड प्लॉट। विजय राज का जो प्लॉट है वो साइड प्लॉट था, जिसका मेन फिल्म से कोई मतलब नहीं था। उसे सिर्फ अभिषेक बच्चन का हल्का हल्का कनेक्ट किया हुआ था। उसका मेन प्लॉट से कोई मतलब नहीं है, साइड में चल रहा होता है, उसकी अपनी स्टोरी चल रही होती है, और एक तरह से पैरेलल फिल्म चल रही होती है। उसको मेन प्लॉट से कनेक्ट कर दिया जाता है, वो साइड प्लॉट चलता है। और ये मोस्टली डाला जाता है जब आपको रिलीव करना होता है। कई बार ऐसी फिल्में होती हैं, जैसे मैंने भी रिसेंटली फिल्म लिखी थी जिसमें मेन कैरेक्टर जो आपका हीरो है, मान लो हीरो शाहरुख खान है, तो शाहरुख खान के सीन के बाद शाहरुख खान का सीन है, फिर उसके शाहरुख खान का सीन है, फिर उसके शाहरुख खान का सीन है। देन हर सीन में अगर शाहरुख खान है तो ऑडियंस बोर हो जाएगी। तो ऐसे में मैं भी क्या करता हूँ, तो मैं इसको साइड प्लॉट को पैरेलल प्लॉटिंग बोलता हूँ नॉर्मली। तो आप इसमें पैरेलल प्लॉट डाल देते हो, एक साइड प्लॉट डाल देते हो जिसमें एक पुलिस कुछ इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और इधर से ये इसकी स्टोरी चल रही है, इधर पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो मेरे पास सीन चेंज करने का एक मौका मिलता है। इसमें एक और फायदा होता है साइड प्लॉट डालने से, जब आपको टाइम ट्रांजिशन करना होता है। मान लो एक कैरेक्टर यहाँ से वहाँ जा रहा है, तो या अभी एक गुंडे के पास, अगले सीन में अपनी माँ के पास है, तो आप टाइम ट्रांजिशन कैसे दिखाओगे? अभी तो यहाँ से निकला है, अगले सीन में माँ के पास पहुंच गया, बड़ा स्टूपिड लगेगा ना। तो फिर आपको दिखाना पड़ेगा गाड़ी में बैठा, चलता हुआ गया, फिर अपनी माँ से मिला, ये किया, हो गया, पूरा दिखाना पड़ेगा, जिसका कोई लॉजिक नहीं है, जो कि बोरिंग है। तो आप एक साइड प्लॉट वहां पे डाल देते हो, तो वहां पे आप दिखाते हो कि वो गुंडे को धमकी दे के निकला शाहरुख खान। उसके बाद हमने एक इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर है, उसको दिखाया कि उसने ज्वाइनिंग करी और उसको नया केस मिला, और हम आए, शाहरुख खान अपनी माँ से मिलने आ गया। ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसी कोई पिक्चर है नहीं। तो आप तुरंत साइड प्लॉट की हेल्प से टाइम ट्रांजिशन कर सकते हो। मैं मोस्टली साइड प्लॉट का इस्तेमाल इसीलिए करता हूँ। तो नॉर्मली साइड प्लॉट आप कोशिश करो कि अगर आपकी फिल्म मल्टीपल जॉनर में है तो कॉमेडी के रखो थोड़ा सा, ताकि थोड़ा सा रिलीफ मिलता रहे। अगर मेन प्लॉट आपका सीरियस है तो उसको थोड़ा कॉमेडी के रखो। अगर कॉमेडी है मेन प्लॉट तो साइड प्लॉट कॉमेडी रखना ही पड़ेगा, क्योंकि सीरियस रखोगे तो पिक्चर बोर हो जाएगी। तो साइड प्लॉट मोस्टली मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हेल्प करता है टाइम ट्रांजिशंस में, कि आपको अगर टाइम में ट्रांजिशन दिखाना है कि ये कैरेक्टर वहाँ से वहाँ कैसे पहुँच गया, तो आप साइड प्लॉट रखो। बहुत बढ़िया तरीका है ये फिल्म को और इंटरेस्टिंग बनाने का। फ्लैशबैक के बारे में पहले काफ़ी डिस्कस कर चुका हूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ रीड कर लेता हूँ। The purpose of flashbacks in a screenplay is to give the audience information that is needed to move the story forward and to clarify the actions of the characters। जैसा कि हमने असुरन में, बादशाह पिक्चर में देखा है कि किसी ने कुछ किया, कि रजनीकांत पिक्चर से बादशाह पिक्चर में बार बार मार खाता है और सडनली इंटरवल से पहले आके सबको मार देता है। तो ऑडियंस ऐसे हो जाती है कि मतलब ये हुआ क्या, एकदम से सडनली इसके अंदर चेंज कैसे आ गया। अब जो सडन कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन होता है किसी भी कैरेक्टर के अंदर, वो समझ में नहीं आता ऑडियंस के, कि भैया सडन कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो गया, ऐसे कैसे, मतलब कि अभी तक तो ऐसा था, एकदम से कैसे हो गया। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं वो ऐसा रात में हो गया, क्योंकि किसी भी कैरेक्टर के अंदर या किसी भी हम ह्यूमन लाइफ में देखते हैं, ह्यूमन बिहेवियर है कि कभी भी कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन सडनली नहीं होता है। तो अगर वो हुआ है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होगा। उस रीज़न को आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको फ्लैशबैक में जाना पड़ता है। तो फ्लैशबैक, जैसा मैंने आप शब्द में आपको पहले बताया कि फ्लैश इट जनरली कॉल्ड फ्लैशबैक इन
करेंट लिंगो, जो कि समय के साथ वो एक कल्चर का हिस्सा बन गया है, बट एक्चुअली इट्स अ बैकग्राउंड स्टोरी। आप बैकग्राउंड स्टोरी बताते हो कि वो ऐसा बना था, तो ऐसा क्यों बना था, और पहले क्यों नहीं हाथ उठा रहा था, और अभी उसे क्यों उठाना पड़ा हाथ। वॉच भाषा टू अंडरस्टैंड दिस। इट शुड ओनली बी यूज व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी। ये यूज की जाता है जब एब्सोल्युटली नेसेसरी होता है, बट भाषा पिक्चर के बाद तमिल सिनेमा में फ्लैशबैक्स का मैसिवली इस्तेमाल होने लगा, क्योंकि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लॉट क्रिएट होता है इससे, और दूसरे हीरो की जो हीरोइक इमेज है वो दिखाने में फ्लैशबैक का बड़ा अच्छा वो होता है कि एक हीरो है जो किसी को परेशान नहीं करता, किसी को मारता नहीं है, ये नहीं करता, वो नहीं करता, सडनली लोगों को मारना शुरू कर देता है, एंड यू आर लाइक ये फक, ये क्या हो रहा है। एंड देन यू गो बैक इन द स्टोरी टू रियलाइज कि अच्छा ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये ऐसा इसने किया था। अब जैसे पोकरी पिक्चर है, पोकरी पिक्चर में महेश बाबू इतने लोगों को मारता है। अब आप सोचोगे यार इतने लोगों को मारने के बाद ये जेल क्यों नहीं है, जो एंड में बताते हैं साला पुलिस वाला है। अगेन स्पॉइलर अलर्ट। वांटेड पिक्चर अगर आपने देखी हो, पोकरी ना देखी हो जिन लोगों ने, तो वांटेड पिक्चर में सलमान खान इतने लोगों को मारता है, एंड में उसको जस्टिफाई कैसे करते हैं कि वो तो पुलिस वाला है, तो लोगों को मार दिया, उसने कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक उसकी बैकग्राउंड स्टोरी फ्लैश में नहीं दिखाएगी, वो पुलिस में ट्रेनिंग ले रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तब तक आपको लगता है यार ये सब चीजें क्यों कर रहा था, क्या पर्पस था इसको करने का, वो पुलिस में था इसलिए कर रहा था। सो ये कहने का मतलब ये है कि हॉलीवुड में या जो बाहर का सिनेमा है उसमें ये लोग फ्लैशबैक का इस्तेमाल एक्चुअली नेसेसरी या बैकग्राउंड स्टोरी कभी दिखाते हैं जब बहुत ज़रूरी होता है, नॉर्मली वो लीनियर दिखाने की कोशिश करते हैं, पर इंडिया में इसका अलग लेवल पर इस्तेमाल किया गया है। जैसे स्लो मोशन है, स्लो मोशन का एक्शन सीक्वेंसेस में इतना भयानक इस्तेमाल जो साउथ इंडियंस करते हैं वो और कहीं नहीं किया गया है, कि मैसिवली स्लो कैमरा मूव कर रहा है फाइट सीक्वेंसेस में, और म्यूजिक एकदम हाई जोन में बज रहा है, दोनों में मैच नहीं हो रहा है, पर दैट इज व्हाट मेक्स इट मोर एक्साइटिंग फॉर यू। ओके, व्हेन अ कैरेक्टर रिकॉल्स एन इंपॉर्टेंट इवेंट फ्रॉम हिज पास्ट, दैट मेमोरी कैन बी शोन एज अ फ्लैशबैक। Flashbacks are added to show something in the back, but in a concise manner. It has to be in a concise manner, but आजकल फिल्मों में वो आधी पिक्चर ही फ्लैशबैक होती है। बाहुबली देख लो तो उसमें लंबी आधे घंटे का तो फ्लैशबैक ही था बाहुबली 1 में। इट इज ऑफन एन आइसोलेटेड इवेंट और अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स डिवाइडेड बाय जंप कट्स विद अ वॉइस ओवर नरेशन टू डिस्क्राइब इट फास्टर। जैसा कि मैंने बताया कि फ्लैशबैक छोटे होने चाहिए, आइसोलेटेड इवेंट्स होने चाहिए, जंप कट्स होने चाहिए। जैसा कि मैंने वांटेड के बारे में बताया कि वांटेड में जब सलमान खान को दिखाते हैं तो फ्लैशेस आते हैं जिसमें वो पुलिस की ड्रेस पहन रहा है, ट्रेनिंग ले रहा है, उसके मेडल्स लगाए जा रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही है, तो उससे अपने आप स्टैब्लिश हो जाता है कि बंदा पुलिस में ट्रेनिंग ले चुका हो, बंदा पुलिस में अच्छी पोस्ट पे है। तो आप जमकट के थ्रू और नरेशन के थ्रू दिखाते हो, वहाँ पे विनोद खन्ना का नरेशन चल रहा होता है कि मेरा बेटा ये है, ये है, ये है, ये करके सलमान खान का वो सब दिखाया जाता है, और आपको पता चल जाता है कि अच्छा ये इन्फॉर्मेशन है, तो इन्फॉर्मेशन पास करनी है आपको, तो जमकट के थ्रू आप इजीली कर सकते हो। पर अब बहुत सारे फिल्म मेकर्स उसको अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं, विच इज़ कम्प्लीटली फाइन, बिकॉज पहले जो होता था उसके बेसिस पे रूल्स बनाए गए थे, बाद में फिल्म मेकर्स इनको ब्रेक किया, क्योंकि जब एक रूल बनाया जाता है फिल्म मेकिंग का तो ऑडियंस बहुत जल्दी उससे बोर हो जाती है, और बोर हो जाती है तो जाहिर सी बात है वो प्रेडिक्टेबल हो जाता है। तो प्रेडिक्टेबल चीज़ें अगर आप दिखाओगे किसी फिल्म में तो जाहिर सी बात है ऑडियंस को लगेगा यार ये तो मैंने देखा हुआ है, तो आप उसके साथ खेलना शुरू कर देते हो। जब आप रूल्स के साथ खेलना शुरू कर देते हो तो वहीं पे ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं। तो ये एक लर्न करने वाली चीज़ है कि आप कभी भी वो चीज़ें मत दिखाएं जो ऑलरेडी दुनिया में हो चुकी हैं, आप उसमें कुछ ना कुछ अपने हिसाब से चेंजेस जरूर करें। फ्लैशबैक इज ऑफन कंफ्यूज विद अ पास्ट स्टोरी विच इज जस्ट टाइम शिफ्ट इन द स्टोरी। ये लाइन मैंने लिखी है, मुझे पता है मैंने लिखी है, क्योंकि टाइम शिफ्ट के बारे में कभी कोई बात नहीं करता, और ये सिर्फ मैं ही इसके बारे में क्योंकि डिस्कशन कर चुका हूँ बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा, तो मैंने ये पूरी थ्योरी बनाई थी कि फ्लैशबैक इज ऑफन कंफ्यूज विद अ पास्ट स्टोरी विच इज़ अ बैकग्राउंड स्टोरी, बट इट इज़ मेरली अ टाइम शिफ्ट इन द स्टोरी। आप आज से पास्ट में जाते हो, पास्ट में पूरी स्टोरी दिखाते हो, फिर वापस आते हो। बेस्ट एग्जाम्पल अगेन भाषा। भाषा में इंटरवल तक रजनीकांत की एक स्टोरी चलती है, इंटरवल के बाद दूसरी स्टोरी चलती है, फिर हम प्रेजेंट में वापस आते हैं और फिल्म कंक्लूड होती है। So that is how it happens. Inciting incident, one of the most important topics which you have to understand. Inciting incident is an episode, plot point, or event that hooks the reader into the story. This particular moment is when an event thrusts the protagonist into the main action of the story. Screenwriting guru Sid Field describes it as setting the story in motion. Inciting incident in a plot is an event or a point that arrives at the beginning of a play, storybook, or a film that disturbs the actions and lives of a protagonist and sets him to pursue the mission vigorously. So it can be called a conflict, or conflict can also happen later. The key event almost always takes place after the inciting event, since its job is to build upon the inciting event and make it impossible for the main character to turn away from it. The inciting incident is the moment that sets the narrative in motion. It is generally a major change to the protagonist's life where they can never return to the way things were before, and is the starting of their emotional journey. अब ये डिस्क्रिप्शन उन लोगों के लिए हो गया जो थ्री इडियट्स के चतुर हैं।
अब थ्री इडियट्स के जो रैंचो हैं उनको मैं इजी भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ कि इंसाइटिंग इंसिडेंट क्या होता है। बेस्ट एग्जांपल इंसाइटिंग इंसिडेंट का मैं आपको देता हूँ, वो है गर्दिश पिक्चर, जो बेस थी एक्चुअली किरीडम पिक्चर से उठाई गई थी। किरीडम पिक्चर बेसिकली मोहनलाल की एक मलयालम फिल्म है, जो अगेन वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स में से है। गर्दिश भी मेरी फेवरेट है, किरीडम भी फेवरेट है। आई थिंक किरीडम से अच्छी मुझे गर्दिश लगती है बिकॉज ऑफ द इमोशनल वैल्यू एंड द वे इट इज शॉट। बट वो एक एक्चुअल स्टोरी है जो एक राइटर ने खुद देखी थी कि वो दारू पीने कहीं गया था केरला में, तो वहाँ पे एक लड़ाई हुई और उसमें एक पतले दुबले आदमी ने एक तगड़े से आदमी को मार दिया। और अगले दिन पता चलता है कि जिस पतले आदमी ने बड़े आदमी को मारा था, वो बड़ा आदमी वहाँ का सबसे बड़ा गुंडा था। इसको पता नहीं था पतले आदमी को। तो पतला आदमी भाग जाता है गाँव छोड़ के कि भाई वो मुझे तो खत्म कर देगा। अब राइटर ने सोचा कि अगर वो पतला आदमी नहीं भागता और रुक जाता और उसको फेस करता तो स्टोरी क्या होती। व्हाट इफ कॉज एंड इफेक्ट। व्हाट इफ वाला जो फंडा है ना, कि मतलब क्या होता अगर ऐसा होता तो क्या होता, तो वो उसने इस्तेमाल किया। और तब उसे लगा कि तब क्या हो सकता था, तो उसके बेसिस पे उसने किरीडम फिल्म बनाई, उसी पे गर्दिश बनी। तो गर्दिश में एक सीन है जहाँ पे, गर्दिश की स्टोरी मैं आपको थोड़ी सी बताता हूँ कि गर्दिश में एक पुलिस वाला है अमरीश पुरी, जिसका बेटा जैकी श्रॉफ है, जिसको नौकरी नहीं मिल रही है और नौकरी करना चाहता है, पुलिस में उसका हो नहीं पा रहा है, तो दूसरी जगह नौकरी खोजता रहता है। तो पुलिस वाला जो अमरीश पुरी है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट और बहुत ही ऑनेस्ट एथिकल मॉरल टाइप का आदमी है, और पर स्ट्रिक्ट बहुत है। तो वो एक दिन लोगों से मतलब सारी चीज़ें अच्छी कर रहा होता है शहर में, तो उसी में उसकी एक मेजर जो वहाँ का सबसे बड़ा गुंडा होता है उससे झगड़ा हो जाता है, और उसके जो गुड्डे लोग हैं वो उसको मारने लगते हैं। जाहिर सी बात है, अमरीश पुरी एक बुढ़ा आदमी है, बुढ़ा पुलिस वाला है, उसको मारने लगते हैं। कोइंसिडेंटली उसी टाइम जैकी श्रॉफ घर वापस आ रहा होता है, क्योंकि उसे उस दिन भी जॉब नहीं मिली होती है, और वो वापस आ रहा होता है, वो देखता भीड़ लगी है, तो भीड़ के बीच में वो जाके देखने लगता है कौन मार खा रहा है, देखता है कि उसका बाप ही मार खा रहा है। तो उसमें बड़ा एक सिंबॉलिकल चीज़ है कि वो अपने जितने हाथ में फाइलें होती हैं उठा के फेंक देता है और जाके उन गुंडों को मार देता है, और इतना मारता है कि सबके सब अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं, और वहां से पूरी फिल्म चेंज हो जाती है। वो पूरा जो सीन है, वो सीन एग्जाम्पल है इंसाइटिंग इंसिडेंट का। अब इंसाइटिंग इंसिडेंट आता क्यों है? इंसाइटिंग इंसिडेंट इसलिए आता है क्योंकि एक टाइम होता है जब हीरो या आप जो भी आपका प्रोटैगनिस्ट है उसको आप दिखाते हो कि किस दुनिया का आपका प्रेमाइस बिल्डअप करते हो, जिसमें आप दिखाते हो कि दुनिया क्या होने वाली है, पिक्चर क्या बनने वाली है। तो उसमें आप कैरेक्टर्स स्टैब्लिश करते हो, लोकेशन स्टैब्लिश करते हो, थीम स्टैब्लिश करते हो, प्रेमाइस स्टैब्लिश करते हो। फर्स्ट हाफ में 15 मिनट 20 मिनट में आधे घंटे में आप सब सारी चीज़ें स्टैब्लिश करते हो कि कैरेक्टर्स का बिहेवियर कैसा है, किस किस लोकेशन में फिल्म शूट होने वाली है, या कौन कौन सी लोकेशन मेन होने वाली है। अगर आप ध्यान दोगे, कभी भी कोई स्क्रिप्ट लिखोगे या पढ़ोगे या कोई फिल्म देखोगे, तो आप नोटिस करोगे मोस्टली दे शूट इन 5-10 टू मैक्सिमम 12-13 लोकेशंस, उससे ज़्यादा नहीं होती है। बाकी छोटी मोटी लोकेशन हटा दो कि छोटे मोटे कट्स ले लिए, वो अलग है, बट मोस्टली 10-12 लोकेशंस होती हैं इस पर शूट होता है। तो वो लोकेशन भी शुरुआत में स्टैब्लिश कर देते हैं। वाई? सो दैट यू गेट द जोग्राफिकल एंड साइकोलॉजिकल आइडिया अबाउट द लोकेशन एंड द विड्थ एंड ब्रेड्थ ऑफ द एंटायर थिंग, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जब आप सिनेमेटोग्राफी पढ़ोगे, कि कैरेक्टर को कैसे दिखाना है, कि आप सिर्फ क्लोज शॉट लेते हो या फिर आप वाइड लेते हो। क्लोज शॉट में वाइड शॉट इसलिए लगाया जाता है ताकि आपको साइकोलॉजिकली उस एरिया, उस कमरे का एरिया समझ में आए कि जहाँ पे वो लोग बैठे हुए हैं वो बड़ा कमरा है कि छोटा कमरा है। तो ये साइकोलॉजिकल है। सारा खेल सिनेमेटोग्राफी का भी, स्क्रीन राइटिंग का भी, एडिटिंग का भी और डायरेक्शन का भी सब साइकोलॉजिकल है। साइकोलॉजिकल क्यों है? क्योंकि ह्यूमन माइंड से ही रिलेटेड है। अब जो पिक्चर देख रहा है वो ज़्यादा दिमाग में रही है ना, तो साइकोलॉजिकली उसको वो इंटरप्रेट कर रहा है। तो अब उसको साइकोलॉजिकली हम कैसे मैनिपुलेट करें कि जो चीज़ हम बताना चाहते हैं वही उस ऑडियंस तक पहुंचे, वो सारा खेल आपके हाथ में है, और आप उसको मैनिपुलेट करते हो अलग अलग विभागों से, म्यूजिक के थ्रू, एडिटिंग के थ्रू, सिनेमेटोग्राफी के थ्रू एंड राइटिंग के थ्रू। तो इंसाइटिंग इंसिडेंट वो मोमेंट होता है जब हीरो अपना आराम से जिंदगी जी रहा होता है, सब कुछ सही चल रहा होता है, एंड सडनली कुछ होता है और उसको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होता है, और जाके या तो फाइट करनी होती है या फिर किसी जर्नी पे निकलना होता है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ोगे हीरो जर्नी के बारे में। तो इंसाइटिंग इंसिडेंट दैट मोमेंट होता है कि अब हीरो निकल जाता है आगे। अब गंगा जल भी आप देखोगे तो गंगा जल में उसकी लाइफ सही चल रही थी, वो भले ही सबको सब कुछ सारा प्लॉट एस्टैब्लिश कर दिया, सब कुछ कर दिया, पर जब तक मेन जो विलन है वो उसको आके परेशान नहीं करना शुरू करता है, तब तक वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलता है। ठीक है? तो हीरो को कंफर्ट जोन से जैसे ही वो बाहर निकल के एक ऐसा काम करने जाता है जो उसके नेचर में नहीं है, दैट इज इंसाइटिंग इंसिडेंट। जहां से आपकी फिल्म मेन शुरू होती है, मेन एक्शन शुरू होते हैं, क्योंकि उसके पहले तो आप कैरेक्टर स्टैब्लिश कर रहे होते हो, चीजें स्टैब्लिश कर रहे होते हो। जैसे ही एस्टैब्लिशमेंट खत्म होता है, आप सीधे मेन प्लॉट पे आते हो कि अब यहाँ से हीरो की जर्नी शुरू होगी। जहां से हीरो की जर्नी शुरू होती है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड इंसाइटिंग इंसिडेंट। एरिस्टोटल के एक्ट स्ट्रक्चर में एक्ट 1 जो होता है वो बेसिकली एस्टैब्लिशमेंट होता है, और जैसे ही इंसाइटिंग इंसिडेंट आता है एक्ट 2 शुरू हो जाता है, क्योंकि एक्ट 2 पे उसकी जर्नी शुरू हो गई है। अब आते हैं हम लोग कॉन्फ्लिक्ट पे। Conflict is the obstacle or obstacles that stand our hero's way and essential to any great film, drama, or comedy. These conflicts or obstacles can be external, internal, or both.
एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सटर्नल एंड फिजिकल ऑब्स्टेकल्स इंक्लूड इट कैन बी अ मॉन्स्टर एज एन एलियन। अब ये मुझे लगता है कि आप लोगों को इतना इंटेलिजेंट तो आप होंगे कि आपको समझाने की जरूरत है कि कॉन्फ्लिक्ट और ऑब्स्टेकल्स क्या होते हैं। हीरो जब आगे बढ़ता है तो उसकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स होंगी। अगर हीरो लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा है, उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं हो रही है, तो फिल्म आप क्यों देखोगे। अब जैसे मैं अभी श्रीकांत देख रहा था कुछ दिन पहले, तो वो एक अंधा आदमी है और एक एक करके उसकी लाइफ में सारी चीज़ें होती जाती हैं। मुंबई से एक लड़की फ़ोन करती है, हैदराबाद से कहीं से फ़ोन करती है, और माल सी खूबसूरत लड़की है आलियाफ, और वो उसकी गर्लफ्रेंड बन जाती है। उसे फाइनेंस चाहिए होता है, फाइनेंस मिल जाता है। उसको अमेरिका जाना है, यहाँ पे साले लड़के मेहनत करके स्कॉलरशिप लेने के बाद अमेरिका नहीं जा पाते, क्योंकि अमेरिका वाले जब स्कॉलरशिप देते हैं तो वो भाई स्कूल की ट्यूशन फीस माफ़ करेंगे ना, कॉलेज की। आपके रहने खाने का खर्चा तो ना देंगे, वो तो आपके बाप को देना ही पड़ेगा ना। वो लड़के के पास कुछ नहीं था, वो पहुंच जाता है। तो पूरी कहानी मुझे लगता है फेक है, और उन्हीं ने स्पॉन्सर की है जिन्होंने, जिनकी वो बायोग्राफी है। बट द थिंग इज, उसमें उसको कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं रही। अंधा होने की वजह से कोई मेजर ऐसी प्रॉब्लम दिख ही नहीं रही। हर प्रॉब्लम का तो सोल्यूशन है ही उसके पास, हर चीज़ तो वो अचीव कर ही ले रहा है। तो वहाँ कॉन्फ्लिक्ट ऑब्स्टेकल है नहीं, जिसकी वजह से मुझे लगता है श्रीकांत फ्लॉप हुई। अदरवाइज तो पिक्चर और अच्छी बन सकती थी। तो ऑब्स्टेकल दिखाने चाहिए। अगर आपका जितने बड़े ऑब्स्टेकल होंगे प्रोटैगनिस्ट के रास्ते में, उतना ज़्यादा फिल्म इंटरेस्टिंग होती है। और हम लोग हमेशा जब भी स्क्रिप्ट लिखते हैं तो ये सोचते हैं कि हीरो को ऐसी सिचुएशन में कैसे डालें जहाँ पे एक इम्पॉसिबल ऑब्स्टेकल हो जिसको क्रॉस ना कर सके। क्योंकि अगर हम नहीं सोच पा रहे हैं ऐसी सिचुएशन जिसमें वो क्रॉस नहीं कर पा रहा, तो जाहिर सी बात है ऑडियंस भी नहीं सोच पाएगी। और अगर हमने उसका सोल्यूशन खोज लिया तो ऑडियंस भी एकदम हो जाएगी, यार कमाल है। जैसे पुष्पा में एक सीन है जहाँ पे लकड़ियों के ढेर ही ढेर लगे हुए हैं और पुलिस आने वाली है और पुलिस बस पहुंच चुकी है। अब पुष्पा, अब आपको लगेगा इतने लकड़ी कहाँ हटाएगा ये, इतनी लकड़ी तो मतलब टेम्पो में लादने में, ये करने में, वो करने में, मतलब आप कुछ नहीं कर सकते उन लकड़ी का। आपको लगता है इम्पॉसिबल सिचुएशन है, पर तभी पुष्पा हवा में उड़ते हैं और एक एक करके सारे रस्सियां काटते हैं और सारे जो लॉक्स हैं वो पानी में बह जाते हैं। अब ये इतना वियर्ड है कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह की चीज़ हो सकती है। बट एक इम्पॉसिबल सिचुएशन दिखाई, फिर उसका सोल्यूशन दिखा दिया, जो शायद और भी इम्पॉसिबल, अजीब सा था, वियर्ड सा था। बट आपको लगता है कि चलो यार सोल्यूशन तो हुआ। सो यू गेट इन टू दिस मेजर ऑब्स्टेकल जो आपने दो हीरो के सामने आप लगातार डालते हो, ऐसी सिचुएशन जो जिसे देख के ऑडियंस को लगे कि इससे अब वो निकल ही नहीं सकता। बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन है। जितनी बड़ी ऑब्स्टेकल होगी आपकी फिल्म उतनी ज़्यादा राइज करेगी, जो कि आपका प्रोटैगनिस्ट राइज करेगा उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए। सो गिव योर प्रोटैगनिस्ट एज मैनी बिग ऑब्स्टेकल्स एज पॉसिबल। तो जो कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट मतलब कोई भी चीज़ टकराती है, अपोजिट जब टकराते हैं उसे कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। तो जब आप कॉन्फ्लिक्ट ऑब्स्टेकल्स बढ़ाते हो तो आपकी फिल्म अच्छी बनती है। तो दिस इज ऑल्सो अ मेजर प्लॉट थिंग। प्लॉट में कॉन्फ्लिक्ट का, ऑब्स्टेकल्स का बहुत बड़ा रोल होता है। जब भी प्रोटैगनिस्ट आगे बढ़ेगा तो आप प्लॉटिंग करते हो कहाँ कहाँ उसके ऑब्स्टेकल्स आएंगे, उनको कैसे कैसे सॉल्व करते करते वो अपनी जर्नी में अपने गोल तक पहुंचेगा।